जैसा कि गाइज आपको सबको पता है कि अभी ESIC जो है उसका एग्जाम आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस हम जनरली स्किप कर देते हैं पढ़ते टाइम पे। औरों की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोग्लिया जो होती है वो इम्यून सिस्टम का काम करती है। ये RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स को मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की ओर से नमस्कार। मैं मोहित मढ़िया आज आपके सामने क्लास लेने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वह इम्पोर्टेंट सवाल जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी तैयारी कर रहे हैं कि ESIC का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। और मैं ये कहूँ कि नर्सिंग के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ड्रीम रहता है कि हमें ESIC में जॉब करना है। और ESIC की जो वैकेंसी है वो 4 या 5 साल में एक बार आती है। उसी के लिए सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी में हम थोड़ा बूस्टअप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो क्वेश्चंस हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी में वह क्वेश्चंस बहुत मदद करेंगे, बहुत सॉल्यूशंस सही करवाने के लिए कोशिश करेंगे। आगे मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो हेडिंग में मैंने लिखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो मेरा नाम है मोहित मढ़िया, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस। और अभी हम ये क्वेश्चंस करते जा रहे हैं लाइव सेशन में। आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, फिर आप लाइव में उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम बताएंगे उसका सही आंसर क्या है क्या नहीं है विद एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यह पूछा गया था अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ था केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टाफ नर्स के लिए, उसमें पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है, आप समझ गए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन है, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। आपका आंसर लिखिएगा कमेंट में, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन हमने दिए हैं एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्क्वाइन सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या होगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ही है जो हेल्प करती है माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में? माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में। किसके अंदर? CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। औरों की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोग्लिया जो होती है वो इम्यून सिस्टम का काम करती है। किसका काम करती है? इम्यून सिस्टम का काम करती है। स्क्वाइन सेल की बात करूं तो ये मेंटेन करती है PNS सिस्टम को, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। एस्ट्रोसाइट्स जो होती है, एस्ट्रोसाइट आपके क्या करती है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती है। एस्ट्रोसाइट जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती है, वो करती है वहां पर आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का फॉर्म करती है। किसका करती है? होम्योस्टेसिस का। या जो सिनेप्सिस जंक्शन होता है, उस सिनेप्सिस जंक्शन को भी मेंटेन करने का काम करता है, वो करती है एस्ट्रोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वो है सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा। ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है। सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाता है, नाम चेंज करने के बाद में ऑप्शंस भी चेंज कर दिए जाते हैं और हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक PDF के फॉर्म में आपको समझाएंगे, वहां पर सभी एग्जाम्पल्स के साथ में। लेकिन पहले उससे ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंग जॉइंट। ये जो हिंग जॉइंट के बारे में इन्होंने पूछा है, उसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक तो दिया है एल्बो जॉइंट, सेकंड जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है शोल्डर जॉइंट, थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो दिया है हिप जॉइंट, और फोर्थ वन ऑप्शन दिया है वो दिया है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट।
तो गाइज आप अपना आंसर लिख सकते हैं, हालांकि जिनको पता है वो बता भी सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है क्या नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंग जॉइंट जो होता है उसको मेन क्या काम होता है, या हिंग जॉइंट होता क्या है। तो हिंग जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप होता है। कौन से जॉइंट का? साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप होता है, लेकिन इसका जो मूवमेंट होता है वो लिमिटेड मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? लिमिटेड मूवमेंट होता है। तो उसके बारे में मैं आपको अभी एक पीडीएफ में इसके समझा दूंगा कि कैसे होता है क्या नहीं होता है, तो शायद आप वहां से आंसर भी समझ जाओ। तो मैं आंसर की पीडीएफ पे जाऊंगा, मैं आपने आपका आंसर लिख ही दिया होगा, और उस आंसर के बाद में मैं पहले आंसर इसका बाद में करूंगा, लेकिन पीडीएफ में मैं समझा देता हूं। देखिए ये पीडीएफ में लेके आया, इस पीडीएफ में क्या समझा रहा हूं मैं, सबसे पहले इधर से देखना क्या लिखा हमने लिखा यहां पर हिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंग जॉइंट। अब आप इसका मूवमेंट देखिए, इसका मूवमेंट होता है वो होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर ओनली फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, क्या फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होता हो, उन टाइप के जॉइंट्स को हम बोलते हैं हिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलते हैं? हिंग जॉइंट। जिनके एग्जाम्पल्स हैं एल्बो जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट्स ये आपके ऑप्शन में था, तो आंसर तो आपको मिल ही गया। दूसरा होता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट। जो इंटरफेलेंजियल के बीच में भी जो जॉइंट होता है वो कौन से टाइप का होता है? हिंग जॉइंट का। और एक होता है आपका नी जॉइंट। एक होता है आपका कौन सा? नी जॉइंट। एक होता है नी जॉइंट। तो हिंग जॉइंट का आप समझ गए हैं कि जिसका मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, उसका एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट और नी जॉइंट। तो आंसर तो आपके क्वेश्चन का मिल ही चुका है कि वहां पर एल्बो जॉइंट था, वही आंसर जाएगा हिंग जॉइंट का आंसर। लेकिन आप और अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, या आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इसमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से हिंग जॉइंट कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हम सेकंड जॉइंट पे जाते हैं, वो जाते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का गाइस मेन जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और सर्कमडक्शन। ये सारे मूवमेंट्स इन टाइप के जॉइंट्स में पाए जाते हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी में ये दो जॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है शोल्डर जॉइंट और एक होता है हिप जॉइंट। एक तो होता है शोल्डर जॉइंट और एक होता है हमारे हिप जॉइंट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है इसके अंदर, और आपको ऑप्शन में अगर शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट मिल जाए, तो उनमें से आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा एक होता है पाइवोट जॉइंट, इसका भी कई बार पूछ लिया जाता है। पाइवोट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट होता है कौन सा? रोटेशन का मूवमेंट। किसका मूवमेंट होता है? रोटेशन का मूवमेंट। और रोटेशन का मूवमेंट होता है, ऐसे कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? एक होता है अटलस एक्सिस जॉइंट, एक होता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हमने आपको समझाए। क्वेश्चन पे मैं वापस जाता हूं। अगर क्वेश्चन पे हम वापस जाते हैं तो शायद आपका आंसर भी आ जाएगा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंग जॉइंट। तो अभी शोल्डर जॉइंट का मैंने जस्ट आपको समझाया कि शोल्डर जॉइंट तो इसका नहीं होगा, क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो होता है वो कौन से टाइप का जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आंसर नहीं होगा। हिप जॉइंट भी अभी मैंने समझाया था, ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अटलेंटो एक्सियल जॉइंट का भी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, तो ये भी कौन से टाइप का जॉइंट होता है? ये भी पाइवोट टाइप का जॉइंट होता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा, वो राइट आंसर क्या जाएगा? एल्बो जॉइंट जाएगा। राइट आंसर है इसका वो है एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं हम इसको। पढ़ने में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, यानी इनमें से कौन सी सेल है जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करती है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करती है। कई एग्जाम में पूछा है, केपीएससी एग्जाम में भी अभी पूछा है, तो आप आपका आंसर लिख दीजिए, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सबको पता है। राइट आंसर जो जाएगा इसका वो जाएगा टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल। क्या जाएगा गाइस? टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल्स जो होती है वो फॉर्मेशन करती है आपके पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का। किसका फॉर्मेशन करती है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन है, आप पढ़िए,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो रिसेप्टर हेल्प्स ब्राइट लाइट विजन, यानी जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा फोटो रिसेप्टर है जो ब्राइट लाइट में देखने का काम करता है या ब्राइट लाइट में हमें देखने के लिए हेल्प करता है, वो कौन सा है। तो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, एक तो दिया उन्होंने रॉड सेल्स, एक दिया है कोन्स, एक दिया पॉन्स और एक दिया है ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखिए, क्योंकि ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा जी। तो आपने कई लोगों ने इसमें आंसर लगाया भी होगा, वो आंसर होगा कौन सेल्स। कौन सी सेल? कौन्स सेल, क्योंकि कौन्स सेल ही है जो हमें ब्राइट लाइट में देखने का काम करवाती है। किसमें करवाती है? ब्राइट लाइट में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ब्राइट लाइट। और अगर यही पूछ लेता कि डिम लाइट यानी अंधेरे में देखने का काम कौन सा इनमें से फोटो रिसेप्टर करवाता है, तो उसका आंसर जाता रॉड सेल। क्या जाता? रॉड सेल्स। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पढ़िएगा, ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी में पूछा गया था, और आरआरबी में पूछा गया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस हम जनरली स्किप कर देते हैं पढ़ते टाइम पे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब हम पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ही नहीं होते हैं। लेकिन आरआरबी, ईएसआईसी या कई एग्जाम्स जो होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके आते हैं, और जहां पर हम गलती करके इनको गलत कर देते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूं ताकि आपकी मेमोरी में रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो मेनली किसकी कंपोज्ड होती है। ऑप्शन है आपके पेप्टिडोग्लाइकेन, लाइपोप्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन हैं आपके पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपोप्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड और ट्राइग्लिसराइड। आप अपना आंसर है जो लिख सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो किसकी बनी हुई होती है? अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिले किसी भी एग्जाम में कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे कंपोज्ड होती है, तो आपका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। इस क्वेश्चन के बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कई बार पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, आप पढ़िए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, यानी इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है। ये मैंने लिखा है केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ इन्होंने ग्राम पॉजिटिव के बारे में पूछा, वहां पर ये ग्राम नेगेटिव के बारे में भी पूछ लेते हैं, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है, या ऑप्शन आपको दिए जाएंगे चारों और उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से ग्राम पॉजिटिव कौन सा नहीं है। तो इनके ऑप्शंस पहले अपन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्लोस्ट्रिडियम पेरफेरिंजीज, थर्ड दिया हुआ है इकोलाई, एंड फोर्थ दिया हुआ है यर्सीनिया पेस्टिस। इन चारों में से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार मैनी एग्जाम्स में पूछा गया है, ईएसआईसी में भी पूछा गया है, और ईएसआईसी की ही हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है वो आप अपना आंसर लिख सकते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा, वो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको वो नाम याद रहे कि ऑप्शन में अगर ये नाम है तो ये पॉजिटिव है, और ये नाम है तो ये नेगेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी, क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंजीन्स जो है वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। उसके अलावा ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं, ए, सी और डी वाले, ये तीनों जो हैं वो बैक्टीरिया हैं कौन सी क्लास के? ग्राम नेगेटिव क्लास के। किस क्लास के? ग्राम नेगेटिव क्लास के। तो अगर मान लो वो आपको पूछता कि ग्राम नेगेटिव कौन सा है, तो यहां पे तीन ऑप्शन किसके देता? ग्राम पॉजिटिव के, और ग्राम नेगेटिव में इन तीनों में से कोई भी नाम दे देता। तो ये नाम आपको याद रहेंगे, उसके लिए मैं एक पीडीएफ में कुछ नाम एग्जाम्पल के साथ में है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शेयर कर देता हूं, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो। इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोस्ट्रिडियम पेरफेरिंजीन्स। यहां पर देखिएगा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेट किए हैं,
और सेट करने के बाद में आप इनको लिख लीजिएगा आराम से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनका अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अगर इनमें से कोई भी नाम ऑप्शन में मिले तो ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया जाए और पूछा जाए कि ग्राम नेगेटिव कौन सा है तो ये सारे बैक्टीरिया आपके ग्राम नेगेटिव होते हैं। कौन कौन से? कि ग्राम पॉजिटिव में एक्टिनोमाइसिस ग्राम पॉजिटिव होता है, क्लस्ट्रेडियम ग्राम पॉजिटिव, माइकोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्राम पॉजिटिव, स्टेफाइलोकोकाई भी क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, नोकार्डिया होता है वो भी क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव। ई कोलाई पे आएंगे तो ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये कैसा होता है? नेगेटिव। स्यूडोमोनास कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव। और उसके बाद में क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस भी कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव। और यर्सीनिया पेस्टिस भी क्या है आपका? ग्राम नेगेटिव। अब शायद आप कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यह भी कई एग्जामों में पूछा जाता है और केपीएससी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है बेसिलाई आर द टर्म यूज्ड फॉर, यानी बेसिलाई जो टर्म है वो इनमें से किसके लिए यूज की जाती है, उसका आंसर आप लिख सकते हैं कमेंट में। आंसर उसके ऑप्शन क्या क्या हैं? वो ऑप्शन है इसके, स्पेरिकल सेफ बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है, कॉमा सेफ्ड बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है, या रोड शेप्ड बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है, या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है। आप अपना आंसर लिखिए फिर हम बताते हैं ये क्या है। जी आपने आंसर लिखा तो आंसर आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपने सबने सही किया होगा क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में ये क्वेश्चन तो हम सब पढ़ते ही हैं। और इसका सही आंसर जाएगा रोड शेप्ड बैक्टीरिया। जो रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिलियाई या बोलते हैं उनको बेसिलस। क्या बोलते हैं? बेसिलस भी उनको बोलते हैं। तो ये याद रखना कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया जो है उनको हम बेसिलाई भी टर्म यूज की जाती है या बेसिलस भी की जाती है। कि सर फिर अगर स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया का पूछ लिया जाए तो ये भी बात आपकी सही है कि स्पेरिकल बैक्टीरिया के लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? तो जी उनके लिए टर्म यूज होती है बैक्टीरियम। कौन सी टर्म यूज होती है? बैक्टीरियम टर्म यूज की जाती है स्पेरिकल बैक्टीरिया के लिए। कि सर कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? तो कॉमा शेप्ड के लिए जो बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज की जाती है वो की जाती है विब्रियो। कौन सी टर्म यूज की जाती है? विब्रियो टर्म यूज की जाती है। और स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है स्पाइरेला। क्या टर्म यूज की जाती है? स्पाइरेला। तो यहां से आपके चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर पूछा गया कि भाई बेसिलाई टर्म किसके लिए यूज की जाती है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो कि रोड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए बेसिलाई या बेसिलस टर्म यूज की जाती है। अगर स्पेरिकल बैक्टीरिया के लिए की जाती है तो वो क्या की जाती है? बैक्टीरियम की जाती है। और अगर कॉमा शेप्ड है तो उसके लिए विब्रियो की जाती है। और स्पाइरल बैक्टीरिया के लिए स्पाइरेलिया यूज की जाती है टर्म। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो बेसिलाई टर्म का ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैरिज, यानी इनमें से मैरिज का टाइप कौन सा नहीं है, वह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और उस क्वेश्चन में जो आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से नहीं है तो अब देखिए आप क्या करना है। आपको यहां पर पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया एंडोगेमी, दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया आपको एक्सोगेमी, थर्ड ऑप्शन दिया आपको एपिगेमी, और फोर्थ ऑप्शन दिया उन्होंने पॉलीगेमी। आप ये गेमी के चक्कर में गेम समझ गए। क्या हुआ कि इन्होंने गेमी में आपको ऐसा उलझा दिया ना कि आप समझ ही नहीं पाए कि भाई ये मैरिज में सब में गेमी लगा है, इसका मतलब या तो हो सकता है सभी गेमी हैं यानी सभी मैरिज हैं। और इसमें से हमें आंसर करना है उसको समझने के लिए जिन्होंने इसको पढ़ा है वो तो कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए बता दूं कि हमें इनका आंसर तब पता होगा जब हमें इन टर्म्स का पता होगा।
जब हमें इन टर्म्स का पता होगा तो हम इनका आंसर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मैरिज है, मैरिज एक ऐसी रिवाज है या एक ऐसा संयोग है कि हर किसी को करना पड़ता है। कोई खुद से करता है, खुद के समाज में करता है, खुद के रिलेशन में करता है, खुद के रिलीजन में करता है, कोई कहीं बाहर करता है, दूसरे से करता है, और कई ऐसे होते हैं जो एक ही टाइम पर अलग अलग लोगों से शादी कर लेते हैं, एक साथ 2 या 3 से कर लेते हैं। तो उन्हीं का मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे। एंडोगेमी, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी एंडोगेमी की टर्म का मतलब होता है लाइफ पार्टनर सेलेक्ट विद इन ओन रिलीजन, कास्ट या रिलेशन, ईटीसी। यानी ऐसी मैरिज जिसमें लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट किया जाता है अपने ही रिलीजन में, यानी अपने ही धर्म का हो, अपनी ही कास्ट का हो, अपने ही समाज का हो। ऐसे में अगर कोई शादी करी जा रही है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एंडोगेमी। अब एंडोगेमी में तो इनसाइड हो गया कि अपने में करी भैया, लेकिन आजकल प्रचलन चल रहा है, वो प्रचलन चल रहा है ज्यादातर एक्सोगेमी वाला, लव मैरिज वाला। उसमें क्या करते हैं, आउटसाइड। कैसी मैरिज करना, आउटसाइड मैरिज करना। आउटसाइड किसके, आउटसाइड का मतलब ये नहीं कि कहीं घर से बाहर जाके बीच पे करना या कहीं गोवा जाके शादी करना, वो नहीं। अपने घर पे ही शादी कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन टर्म क्या कहती है कि ये रिलीजन, कास्ट और रिलेशन या विलेज, इन सबसे अदर में करना। कैसे कि लाइफ पार्टनर या मैरिज अगर करी जाए किसमें, डिफरेंट रिलीजन, यानी लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, जैन है, अगर ऐसे में किया जा रहा है, या डिफरेंट कास्ट में या डिफरेंट समाज में अगर शादी करी जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोगेमी। क्या बोला जाता है, एक्सोगेमी। एपिगेमी जो है, एपिगेमी में बाद में समझाऊंगा, पहले पॉलीगेमी समझा देता हूं। पॉलीगेमी का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है 1 to 2 और मोर। क्या होता है, 1 to 2 और मोर। पॉलीगेमी का मतलब होता है कि पार्टनर इसमें क्या करेंगे, या तो एक या दो या दो से ज्यादा लोगों से एक टाइम पे शादी करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। जैसे कि या तो 1 मेल है, वो 2 या 4 फीमेल्स के साथ में एक टाइम पे शादी करता है, या 1 फीमेल है जो 2 या 4 मेल के साथ में एक साथ में मैरिज करते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉलीगेमी। उनको क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। अगर मेल कर रहा है शादी तो उसको बोल देंगे हम पॉलीजेनी। क्या बोल देंगे, पॉलीजेनी। यानी मेल ने कितने पार्टनर चुने, 2 या 2 से अधिक, यानी 4 तक, उसको बोल देंगे पॉलीजेनी। और अगर फीमेल है तो उसको बोलते हैं हम पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। ये टर्म भी आपको कई बार देखने को मिले तो आप आराम से समझ सकते हैं कि पॉलीगेमी क्या होता है। अब जब मैंने इन तीनों का मतलब आपको समझा दिया कि एंडोगेमी यानी भैया इनसाइड, किसमें, खुद के ही समाज में, खुद के ही धर्म में शादी करना। एक्सोगेमी आउटसाइड, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग डिफरेंट उसमें शादी करना, एक्सोगेमी। पॉलीगेमी समझा दिया, शादी भैया समाज वमाज से तो मतलब ही नहीं है, कहीं भी करो, लेकिन क्या कर रहे हैं, दो या 2 से ज्यादा लोगों से कर रहे हैं एक ही टाइम पे, इसको बोलते हैं अपन क्या, पॉलीगेमी। अब पॉलीगेमी में भी 2 टर्म मैंने यूज करी। एक तो टर्म मैंने यूज करी थी पॉलीजेनी, और एक करी है मैंने टर्म पॉलीएंड्रे। इनमें कंफ्यूज मत होना। पॉलीजेनी का मतलब क्या होता है कि एक मेल अगर मल्टीपल फीमेल्स के साथ में एक टाइम पे शादी करेगा, उसको बोलते हैं अपन पॉलीजेनी। और पॉलीएंड्रल क्या है कि अगर एक फीमेल मल्टीपल मेल्स के साथ में अगर शादी करेगी तो उसको पॉलीएंड्रल बोलते हैं। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि आंसर इसका होगा एपिगेमी। क्या आंसर होगा,
एपिगेमी, क्योंकि ये और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मैरिज के टाइप होते हैं, जबकि एपिगेमी मैरिज का टाइप नहीं होता है। कि सर फिर एपिगेमी का मतलब क्या होता है? तो एपिगेमी टर्म का मतलब होता है कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग, इसको बोलते हैं अपन एपिगेमी। यानी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना ब्रीडिंग के टाइम पे कहलाता है एपिगेमी। तो राइट आंसर आपका जाएगा, वो जाएगा एपिगेमी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है आपका, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज चेक्ड टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ, यानी इनमें से कौन सी नर्व का फंक्शन चेक करने के लिए प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक किया जाता है? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ये क्वेश्चन HPSSC में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन KPSC में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन विक्रम साराभाई वाले में भी पूछा गया था, कई और एग्जामों में भी पूछा गया है कि ये जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं वो कौन सी नर्व के फंक्शन के लिए चेक करते हैं। आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आप आंसर में ना वो देखिए कि इसका आंसर गलत कौन सा है। उस गलत आंसर को अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सही आंसर तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में कभी भी ऑप्टिक नर्व के लिए चेक नहीं किया जाता है। किसके लिए चेक नहीं किया जाता है? ऑप्टिक नर्व के लिए चेक नहीं किया जाता है। सेकंड वन अगर मैं बात करूं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की, तो ट्राइजेमिनल के भी लिए भी चेक नहीं किया जाता है। किसके लिए भी चेक नहीं किया जाता है? ट्राइजेमिनल के फंक्शंस के लिए भी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक नहीं किया जाता है। लास्ट वन जो है आपका, जो एब्डुसेंस है और ऑक्यूलोमीटर। अब दो ऑप्शंस तो मैंने आपको निकाल दिए बाहर, अब दो ऑप्शंस बचे। तो दो ऑप्शंस में अब आप बताइए कि कौन सी नर्व है जिसके लिए हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करते हैं। आप अपना कमेंट में छोड़ सकते हैं आपका आंसर। सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, एब्डुसेंस के लिए भी नहीं करते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बच गया? ऑक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी नर्व? ऑक्यूलोमोटर नर्व। इन नर्व्स को तो आप जानते हैं, सारी की सारी कौन सी नर्व होती हैं? क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व होती हैं? क्रेनियल नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स वाला टॉपिक आप अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वो पूछ लेंगे कि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो कहां पर कौन सी सप्लाई करती हैं, या उनका काम क्या होता है, ये पूछ सकता है। या कई बार वह क्रेनियल नर्व्स के नंबर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है वो? नंबर भी पूछ सकता है कि क्रेनियल नर्व्स में आपको क्रेनियल नर्व का नंबर देगा, और वो पूछ सकता है कि इनमें से ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि जैसे यहां पे पूछ लेता कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज चेक टू फाइंड आउट द विच नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व के लिए, तब आपको आंसर करना होता था। तो ये सब आपको याद करना है। ये याद करने के लिए कई ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स मैं क्रेनियल नर्व्स की बाद में, जैसे ही मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आपको पूरी बता दूंगा। और कई बार पूछ लेता है इनका टाइप, कि ये जो क्रेनियल नर्व हैं ये कितने टाइप की होती हैं। वो तो आपको पता है 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सेंसरी, एक होती है मोटर, और एक होती है मिक्स्ड। यानी कैसे रहती हैं वो? एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है, और मिक्स्ड होती हैं। 3 टाइप की होती हैं, तो इनके टाइप्स भी पूछ सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये नर्व्स के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स के नाम, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरीके की होती हैं, सब मैं नेक्स्ट क्लास में बकायदा चार्ट में आपके सामने दूंगा, और आप उसको लिखना आप ट्रिक के साथ में दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सके। आगे इस क्वेश्चन को करने के बाद में, क्योंकि इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, इसका आंसर है ऑक्यूलोमोटर नर्व। क्या है? ऑक्यूलोमोटर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अब मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, जैसा कि गाइज आपको सबको पता है कि अभी ESIC जो है उसका एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं।
अप्रॉक्स 40 से 45 दिन का टाइम अभी रह गया है, और उस 40 से 45 दिन के टाइम में उससे पहले आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा सिलेबस आपने पढ़ा है, और वो तैयारी के लिए एमसीक्यू भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोगों ने भी किया है। लेकिन आपको उस तैयारी में मदद मिले, या आप अपनी तैयारी में और बेहतर कुछ कर सकें, या आपकी तैयारी में हम और बूस्टअप कर सकें, आपकी तैयारी को हम और सरल और सहज बना सकें, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक बुक हमने लॉन्च करी है, जिस बुक का नाम है ESIC UPSC 2024 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के मॉडल पेपर्स। ये बुक आप आराम से देख लीजिए स्क्रीन पे। ये जो बुक है ये हमारी तरफ से लॉन्च की गई है, और इस बुक के अंदर अप्रॉक्सीमेट 20 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, जिसके अंदर ज़्यादा नहीं तो 2000 MCQ मिलेंगे आपको। लगभग कितने? 2000 MCQs आपको मिलेंगे। और वो MCQ जो बनाए गए हैं, वो MCQ बनाए गए हैं उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पर ESIC एग्जाम लेती है, या जिस पैटर्न पर ESIC क्वेश्चंस बनाती है, उन क्वेश्चंस के लिए ही हमने इस बुक को बड़ी मेहनत के साथ में मार्केट में लॉन्च किया है। आप अलग अलग माध्यम से इसको खरीद सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक और उसका एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं ESIC मॉडल पेपर की, जिसके अंदर 2000 आपको MCQs मिलेंगे। कितने? 2000 MCQs तो हैं ही, लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या जोड़ी है, हमारी टीम ने मिलकर क्या जोड़ा है कि कई रिवीजन पॉइंट्स भी हमने इसमें ऐड किए हैं। इसके अंदर हमने रिवीजन पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, या उनको मैं बोलता हूं गोल्डन पॉइंट्स। रिवीजन पॉइंट्स या गोल्डन पॉइंट्स भी हमने ऐड किए हैं, और उन गोल्डन पॉइंट्स में अप्रॉक्स 4000 से लेकर 5000 तक हमने इसके अंदर गोल्डन पॉइंट्स दिए हैं। 4000 से लेकर 5000 तक के गोल्डन पॉइंट्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन में। जो आपको हेल्प करेंगे किसमें? क्विक रिवीजन में, कि आप 2 या 3 दिन के अंदर वो सारे पॉइंट्स पढ़ें, और वो आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो ESIC के पैटर्न के एग्जाम पर आने वाले हैं। और MCQ भी हमने उसी पैटर्न पर सेट किए हैं, कि जिससे आपको ESIC की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें और बूस्टअप मिले। बुक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बुक है ESIC मॉडल पेपर की। आप विभिन्न माध्यम से आप खरीद सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप खरीद सकते हैं। आगे बुक के बाद में चर्चा करते हुए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये क्वेश्चन भी एम्स में पूछा गया था। यह क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था कि कंप्रेशन नर्व का अगर किसी का होता है तो कौन सा सिंड्रोम होता है। लेकिन यहां पर उन्होंने कौन सा सिंड्रोम पूछा है? वो सिंड्रोम पूछा इन्होंने कार्पल टनल सिंड्रोम इज कंप्रेशन ऑफ। एम्स दिल्ली में पूछा गया था, रायपुर में भी पूछा गया था, और कई वेरियस एग्जाम RRB में भी पूछा गया है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है वो कौन सी नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, रेडियल नर्व, एक ऑप्शन है आपका मीडियन नर्व, एक ऑप्शन है आपका अल्नर नर्व, और एक ऑप्शन है आपका मेटाकार्पल नर्व। आप आराम से आंसर कर सकते हैं। क्या ऑप्शंस दिए उसने? रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व या मेटाकार्पल नर्व। आपने आंसर किया होगा, और मैं सही आंसर बता देता हूं, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व के कंप्रेशन अगर होगा तो कौन सा सिंड्रोम होगा? कार्पल टनल सिंड्रोम। कौन सा? कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर ये पूछता, अगर आपसे पूछ लेता कि रेडियल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो वो होगा आपके रेडियल नर्व के कंप्रेशन से, जिसको बोलते हैं अपन रेडियल टनल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? रेडियल टनल सिंड्रोम। अगर वो पूछता कि अल्नर टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, अल्नर टनल जो सिंड्रोम होता है वो उसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम क्यूबाइटल। क्या बोलते हैं? क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? वो होता है अल्नर नर्व कंप्रेशन की वजह से। किसकी वजह से? अल्नर नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है, वो होता है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो आपको पूछा गया कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम का पूछा गया तो आपका आंसर जाएगा, वो जाएगा मीडियन नर्व। क्या आंसर जाएगा?
आपका आंसर जाएगा मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से जो होता है वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपसे पूछ ले क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है तो आप बोलोगे अल्नर नर्व कंप्रेशन की वजह से। अगर वो पूछ ले आपसे कि रेडियल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है तो वो होता है आपके रेडियल नर्व कंप्रेशन से। और अगर वो पूछ ले मेटाकार्पल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है तो मेटाकार्पल नर्व के कंप्रेशन से। यहां तक समझ में आया? अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था एम्स में, उसके बाद में जो केपीएससी का एग्जाम हुआ उसी में भी पूछा गया था। एम्स में पूछा गया है, केपीएससी में भी पूछा गया था और 2-3 एग्जामों में और पूछा गया है। कई लोग क्या है इसको पढ़े ही नहीं होंगे, जो ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं या जो नए नए हैं उन्होंने ये शब्द हो सकता है पहली बार सुना हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है फेल्टिस सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। क्या पूछ रहा है? फेल्टिस सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, और उसने आपको ऑप्शंस में दिए हैं। क्या दिए हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक दिया उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक दिया है उन्होंने एसएलई और एक दिया है उन्होंने ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे और जिसमें से आपसे पूछा गया था कि फेल्टिस सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है या किसका कॉम्प्लिकेशन है। तो फेल्टिस सिंड्रोम का मैं आपको यहां आंसर इतना सा बता देता हूं कि फेल्टिस सिंड्रोम के अंदर देखिए, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। ये तो आप सभी समझते हैं ना कि सिंड्रोम जो होता है उसमें ग्रुप्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके ग्रुप्स में होता है तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, और सिंगल होता है तो उसको हम डिजीज बोलते हैं। तो सिंड्रोम में फेल्टिस सिंड्रोम का मेनली जो ट्रायड होता है वो ट्रायड होता है। वो क्या होता है? एक तो होता है आरए, एक होता है इसके अंदर स्प्लीनोमेगेली। क्या होती है? स्प्लीनोमेगेली। और एक देखने को मिलता है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होना, जिसको हम टर्म में बोल देते हैं न्यूट्रोपीनिया। क्या बोल देते हैं? न्यूट्रोपीनिया, यानी डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, या डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रोपीनिया। तो ये तीनों जो सिम्टम्स हैं इनका ट्रायड देखने को जिसमें मिलता है उस सिंड्रोम को बोलते हैं हम फेल्टिस सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? फेल्टिस सिंड्रोम। तो यहां पर आंसर आपको मिल गया है कि फेल्टिस सिंड्रोम जो कॉम्प्लिकेशन होगा तो किसका होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। किसका कॉम्प्लिकेशन होगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में नहीं होता है, एसएलई के साथ में भी नहीं होता है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस के साथ में भी नहीं होता है। ये एसोसिएटेड होता है, क्योंकि आप दिमाग में बस एक चीज रखना, ये ट्रायड याद रखना, ये ट्रायड याद रखना। ये ट्रायड में तीनों चीज एक साथ में जिस सिंड्रोम में देखने को मिलती है वो सिंड्रोम कौन सा होता है? फेल्टिस सिंड्रोम। और फेल्टिस सिंड्रोम किसके साथ में एसोसिएटेड होता है? आरए। आरए का मतलब क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। या सेकंड वन में बोलूं स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली, देखो मेगेली का मतलब होता है लार्ज या इंक्रीज द साइज। मेगेली शब्द जहां पे भी जुड़ जाए उसका मतलब होता है इंक्रीज द साइज। तो स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली यानी स्प्लीन की मेगेली। तो स्प्लीन का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और डब्ल्यूबीसी कम हो रही है, डब्ल्यूबीसी कम हो रही है, वो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। तो तीनों देखने को मिलते हैं किसके अंदर? फेल्टिस सिंड्रोम के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या जाएगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं, ये क्वेश्चन है जो आरआरबी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो आएगा उससे पहले मैं ये स्लाइड जो खोला हूं वो इसलिए खोला हूं कि आप इसको समझ पाओ। फेल्टिस सिंड्रोम को जो अभी मैंने समझाया था ना वो उसी का मैंने आपको बताया, फेल्टिस सिंड्रोम। जो फेल्टिस सिंड्रोम क्या होता है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। अभी जस्ट मैंने जो ट्रायड समझाया था उस ट्रायड को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जो मैंने समझाया वही मैंने लिखा है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि फेल्टिस सिंड्रोम क्या होता है। यूजुअली डिस्क्राइब एज एसोसिएटेड विद और ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये डिसऑर्डर जनरली डिफाइंड होता है प्रेजेंस बाई 3 कंडीशंस। कितनी कंडीशंस?
3 कंडीशंस। अगर 3 कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशन मैंने आपको बताई? पहली कंडीशन बताई आरए यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेकंड मैंने बताई स्प्लिनोमेगेली, और थर्ड वन बनाई मैंने न्यूट्रोपीनिया यानी लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं जी। ये क्वेश्चन है जो आरआरबी की एग्जाम में पूछा गया था। आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था कि अनदर नेम फॉर ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस, यानी ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस का अलग से नाम क्या होता है, या दूसरा नाम क्या होता है, या इसको किस नाम से और जाना जा सकता है। आप अपना आंसर जो उनको भी पता है वो लिख सकते हैं। देखिए, एक तो होता है पॉट्स डिजीज, ऑप्शन में दिया हुआ है इन्होंने। एक दिया हुआ इन्होंने पैगेट्स डिजीज, एक दिया उन्होंने एडल्ट रिकेट्स, एक दिया इन्होंने स्कोलियोसिस। आप अपना आंसर कर सकते हैं जी। अभी मैं बताता हूं, स्कोलियोसिस तो शायद इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि स्कोलियोसिस का तो ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओस्टाइटिस अगर शब्द जुड़ा है तो थोड़ा हड्डियों से रिलेटेड करता है, थोड़ा नहीं पूरा ही करता है। तो ओस्टाइटिस शब्द जुड़ा है तो हड्डियों का ही करेगा, तो स्कोलियोसिस तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। अब आता है अडल्ट रिकेट्स। अडल्ट रिकेट्स का ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस नाम होता है, वो शायद हमने नहीं सुना। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, पॉट्स डिजीज और पैगेट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज और पैगेट्स डिजीज, और इसका जो राइट आंसर है वो आंसर होता है पैगेट्स डिजीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पैगेट्स डिजीज। पैगेट्स डिजीज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानी जाती है? ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। किस नाम से जानी जाती है? ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। अब पैगेट्स डिजीज क्या होती है वो देखना आप। पैगेट्स डिजीज जो होती है जनरली बच्चों में पाई जाती है। पैगेट्स डिजीज का क्या होता है कि क्रोनिक बोन डिसऑर्डर होता है ये, और जनरली अफेक्ट करता है न्यू बोन को, एडल्ट्स को। जो एडल्ट्स के अंदर जो न्यू बोन का फॉर्मेशंस होता है उसको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? एबनॉर्मली लार्ज और वीक बोन्स को बढ़ाने का काम करता है। जो अपनी बोन्स होती हैं उनको एबनॉर्मली क्या करेगा? बड़ा कर देगा और कमजोर कर देगा, ताकि वो ब्रेक्स हो जाए, इजीली ब्रेक्स हो जाए, इजीली ब्रेक्स हो जाए। पैगेट्स डिजीज का मैं क्या बोला आपको? पैगेट्स डिजीज का क्या है? क्रोनिक बोन डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? क्रोनिक बोन डिसऑर्डर है, और जनरली अफेक्ट करता है ये ग्रोथ ऑफ न्यू बोन इन अडल्ट्स में। इसके अंदर? अडल्ट्स के अंदर, माफ कीजिएगा मैंने पहले चिल्ड्रन बोला था, चिल्ड्रन नहीं, अडल्ट्स के अंदर होता है न्यू बोन इन अडल्ट्स, एंड इट लीड्स टू formation of abnormally large weak bones that break easily is known as Paget's disease। क्या बोलते हैं इसको? पैगेट्स डिजीज। तो अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या जाएगा? पैगेट डिजीज। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अनदर नेम ऑफ ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज पैगेट्स डिजीज। क्या बोलते हैं उसको? पैगेट्स डिजीज। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की तरफ से भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपके एमएसएन की तरफ से भी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपकी हर एग्जामिनेशन, हर एग्जाम के थ्रू भी इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्वेश्चन जब हम नर्सिंग का एग्जाम देते थे तब यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था। जब हमारे टीचर्स हमें समझाते थे तो यही क्वेश्चन पूछते थे बार बार कि भैया ये बता दीजिए, आप इसका आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है एम्स में, मेंशन नहीं किया कौन से एम्स में, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उनको पता है कि आप गलती करोगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस में इनमें से कौन सी पोजीशन है जो रिकमेंडेड की जाती है, उसके बारे में ये कह रहा है। अब एपिस्टैक्सिस का मतलब तो भैया नर्सिंग करिए तो हम सब समझते हैं, सब समझते हैं ना। एपिस्टैक्सिस का मतलब तो एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है? ब्लीड फ्रॉम नोज, ब्लीड फ्रॉम नोज यानी नाक से खून निकलना। हिंदी में बोलते हैं नक्सीर,
या नकलेऊ बोल देते हैं, कई बार हमारी लोकल भाषा में इसको बोलते हैं, नाक से जनरली ब्लड बहने लग जाता है, उसको बोलते हैं हम एपिस्टेक्सिस। अब गांवों में जब हम रहते थे, गर्मियों में होता था जनरली, तो हम क्या करते थे, वहां पर पोजीशन हमें पता ही नहीं होता था कि क्या करना चाहिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम गलती करते थे और वहां पर हम वो पोजीशन दे देते थे जो पोजीशन ज्यादातर अवॉइड होती है। तो यहां पर अब इसने क्वेश्चन ही क्या पूछा, ये क्वेश्चन पूछा कि द पोजीशन रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विद एपिस्टेक्सिस, यानी कौन सी पोजीशन रिकमेंडेड की जाएगी। ऑप्शन है सुपाइन, सेकंड ऑप्शन है लेटरल, और थर्ड ऑप्शन है प्रोन, और फोर्थ ऑप्शन है सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। आप सब जानते हैं कि जब हम गांवों में रहते थे और अगर ऐसा कुछ भी एपिस्टेक्सिस जैसा होता था तो सबसे पहले उसको सुपाइन पोजीशन दी जाती थी, जो कभी भी नहीं देनी चाहिए। सुपाइन पोजीशन कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड अंदर गया एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं, या वो ब्लड उसके अंदर कहाँ भी जा सकता है, स्टोमक में भी जा सकता है। तो सुपाइन पोजीशन कभी भी नहीं देते हैं, यानी अगर उसकी नाक में से ब्लड आ रहा है, एपिस्टेक्सिस है, तो उसको सुलाएंगे नहीं। लेटरल भी उसको नहीं देंगे, लेटरल पोजीशन भी उसको नहीं देते हैं, और जी प्रोन पोजीशन तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये तीनों पोजीशंस तो हम क्या करते हैं, अवॉइड। तो आंसर क्या जाएगा, उसको बोलेंगे भैया आप कहीं चेयर पे या कहीं पे भी आप बैठिए और लीनिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुककर बैठिए, ये पोजीशन दी जाएगी। कौन सी पोजीशन, सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। कौन सी पोजीशन दी जाएगी, सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड, यही इसका आंसर होता है। क्योंकि एपिस्टेक्सिस हो रहा है, जो ब्लड आ रहा है वो तो जाएगा ही बाहर। आप उसके लिए या तो प्रेशर अप्लाई कीजिए या आप क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे, उसकी नेजल पैकिंग करेंगे, लेकिन पोजीशन का क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो पोजीशन में हमेशा और हमेशा, ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं 1000 बार देखने मिलेगा हर किसी गाइड में, हर किसी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि कौन सी पोजीशन रिकमेंड की जाती है। आज के बाद आंख बंद करके दे देना आंसर, सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। कौन सी पोजीशन, सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है इन द पेशेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये विक्रम साराभाई जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जिन्होंने इस क्वेश्चन को ही समझ लिया वो क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देंगे, जिन्होंने इस क्वेश्चन को समझा वो तुरंत ही दे देंगे। इसका मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, यानी अगर थायरॉइडोक्टोमी कर रहे हैं और उस टाइम अगर एक्सीडेंटली पैराथायरॉइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो वह क्या करेगी। यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड को एक्सीडेंटली अगर रिमूव हो गई उस पेशेंट की, तो उस पेशेंट को इनमें से कौन सी चीज होगी। आप अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जिसने थायराइड पढ़ा है उसने पैराथायरॉइड तो पढ़ा ही है। थायराइड के साथ ही पैराथायरॉइड पढ़ लेते हैं हम कि थायराइड के साथ में अटैच रहती है, इसलिए तो थायराइड के साथ में लूप हुई। थायराइड ने क्या बोला, थायराइड गलत हुई, थायराइड में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला थायराइड को काट दो, यानी थायराइड को निकाल दो, क्योंकि एक्टोमी का मतलब क्या होता है, उसको निकाल देना। रिमूव द ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्टोमी। तो थायराइडोक्टोमी। अब थायराइड क्या हो गया, थायराइड आप लोगों की तरह जिद्दी है, उसने क्या करवा दिया उस टाइम, थायराइड ने बोला हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे। किसको, पैराथायरॉइड ग्लैंड को। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, वो आंसर आपको करना है। ऑप्शन उसने दिया है टेटेनी, एक ऑप्शन दिया है उसने एड्रिनोकॉर्टिकल स्टिमुलेशन, एक ऑप्शन दिया है उसने मिक्सेडीमा, और एक दिया उसने हाइपोवोलेमिया। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद से ही समझ जाओगे जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि आपको पहले समझ में आना चाहिए कि पैराथायरॉइड ग्लैंड करती क्या है। अगर उसका फंक्शन आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर दोगे। और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करती है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं हम पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, पीटीएच भी बोलते हैं। और एक थायराइड ग्लैंड भी करती है जिस हार्मोन का नाम होता है कैल्सिटोनिन।
क्या होता है? कैल्सिटोनिन। अब मैं इतना सा समझा देता हूं कि इन दोनों का काम जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन दोनों का जो काम होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी ये जो काम करता है वो उसके अपोजिट करता है। कि सर क्या काम करता है? तो इनका देखो, कैल्सिटोनिन से पकड़ो कैल्शियम, क्या पकड़ना है अपने को? कैल्शियम। यानी इनका काम क्या है? कैल्शियम से रिलेटेड होगा, इतना दिमाग में लगा लो। अब मैंने कैल्शियम बोला तो आप लोग समझ गए होंगे कि यार कैल्शियम से रिलेटेड आ रहा है तो ऑप्शन में कैल्शियम रिलेटेड कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। जिनको समझ में आ गया वो आंसर कर भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि कैल्शियम को हमको दिमाग में रखना है। अब कैल्शियम को हम जब दिमाग में रख के चल रहे हैं तो अब सुनिएगा, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मेरी डायग्रामिंग बहुत गलत है लेकिन फिर भी बना देता हूं। सपोज करना है आपको, जैसे कि ये आपकी ह्यूमन बॉडी में ये है ब्लड स्ट्रीम। क्या है? ब्लड स्ट्रीम। और ये है आपकी बोन्स। ये क्या है? आपकी बोन्स। अब दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं? यहां पे मैंने क्या बोला? आप कैल्शियम उठा के रखो। क्या उठा के रखो? कैल्शियम। किसमें है? ब्लड में, और इधर बोन्स में। बोन्स में भी कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि आपने एड में भी सुना होगा या घर पे पापा मम्मी भी कहते हैं कि दूध पिया करो हड्डी मजबूत होगी, कैल्शियम खाया करो हड्डी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। अब कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना है, ऑब्वियसली पहचाना है, क्योंकि ये तो हमें ही पता है कि कोई भी मिनरल्स या विटामिन्स हम खाते हैं वो हमारे ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन में अगर पहुंचता है तो वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? ब्लड के थ्रू। और ब्लड ही है जो हमको, मतलब मेरे अगर ऑक्सीजन भी ले रहा हूं तो उस ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। मैं कुछ भी खा रहा हूं उसको, मिनरल्स को, विटामिन्स को, पूरे को हर ऑर्गन्स में, यानी सर से लेकर चोटी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। लेकिन अब ब्लड में से उस कैल्शियम को कौन लेके जाएगा बोन्स में? तो वह काम करता है कैल्सिटोनिन। कौन काम करता है? कैल्सिटोनिन। यानी कैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड में से कैल्शियम को लेके जाना बोन्स में। यानी मैं यहां पे लिखूं तो क्या करेगा? कैल्शियम का मूवमेंट करवाएगा फ्रॉम ब्लड टू, कहां पे करवाएगा भैया? बोन्स में। ब्लड टू बोन्स में। समझ गए? अब मैंने क्या बोला कि कैल्सिटोनिन जो काम करता है, यह काम किसका है? कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन जो काम करता है उसके अपोजिट में चलता है पैराथायरॉक्सिन। अपोजिट में चलता है, तो अपोजिट में कैसे चलेगा? यहां पे मैं पीटीएच लिख दूं। अपोजिट में कैसे चलता है कि पीटीएच क्या करेगा? बोन्स से कैल्शियम को लेके आता है ब्लड में। बोन्स से कैल्शियम को कहां लेके आता है? ब्लड में। यानी जब भी मेरे ब्लड में कैल्शियम की कमी है या हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा हो गया है, उस कैल्शियम को बोन से ब्लड में लाने का काम करता है, वो करता है आपका पैराथायरॉक्सिन, जो कि रिलीज कौन सी ग्लैंड करती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब सर आपने क्या करा? आपने पैराथायरॉक्सिन का सोर्स ही काट दिया। अब पैराथायरॉक्सिन का अगर सोर्स कट गया तो ब्लड में ऑटोमेटिक, क्या अब बोन्स में से या और ऑर्गन्स में से ब्लड में कैल्शियम आ पाएगा? के नहीं आ पाएगा। कैल्शियम नहीं आ पाएगा क्योंकि पैराथायरॉक्सिन वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। अब पैराथायरॉक्सिन अगर अवेलेबल नहीं है तो उस ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की कमी। किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम की कमी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि ब्लड में कैल्शियम की कमी। और सबको पता है कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में एक बीमारी जरूर पनपती है, जिस बीमारी का नाम होता है टिटेनी, जिसको अपन हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? टिटेनी। समझ में आ गया कि आपको कुछ नहीं समझना है इसमें, आपको एक ही चीज समझनी है। वो क्या समझनी है? कि पैराथायरॉयड का काम क्या है। अगर आपने पैराथायरॉयड का काम समझ लिया, क्या करती है? पीटीएच रिलीज करती है।
पीटीएच रिलीज किया, वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, यानी ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम लेवल जो है उसको मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, बोन्स से कैल्शियम को किस में लाएगा, ब्लड में। अब अगर कैल्शियम का सोर्स ही खत्म हो गया, यानी पीटीएच लाना ही बंद कर दिया, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोकैल्सीमिया जो होगा, उस हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होगा, वही आंसर है आपका टिटेनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी, अगर पैराथायरॉयड को। अब टिटेनी जो है, इसके दो साइन होते हैं, क्लासिकल साइन। उन दोनों क्लासिकल साइन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वह क्वेश्चन कई बार या तो आपसे उस साइन का नाम पूछ लेगा, या वो लिख देगा कि ऐसा ऐसा होता है, तो बताइए क्या करना है। तो उन साइंस का भी मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई जगह। तो जब वह क्वेश्चन आएगा तो उन दोनों साइनों को मैं बताऊंगा। एक तो होता है चौबस्टिक साइन और एक होता है ट्राउजी साइन। एक साइन कौन सा होता है, चौबस्टिक साइन, एक होता है चौबस्टिक साइन, और एक साइन होता है ट्राउजीज साइन। ये दोनों साइन जो प्रेजेंट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, टिटेनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए और वहां पर आपको अगर ये दोनों साइन प्रेजेंट दिखें, तो ये साइन को देख के ही समझ जाना कि ये दोनों साइन किससे रिलेटेड हैं, टिटेनी से रिलेटेड हैं। समझ गए। ट्राउजी साइन क्या होता है और चौबस्टिक साइन क्या होता है, आप भले बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा हमारा नेक्स्ट या इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम जाते हैं, तो वो क्वेश्चन है, क्या है, ये एम्स में पूछा गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन। प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, यानी जब भी हम किसी भी पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो उसका सबसे पहला प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, वो इसके बारे में पूछा है। ये एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं बेसोडाइलेशन, एक दिया है बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक दिया हुआ है वेंटिलेशन, एक दिया हुआ है हाइपरेमिया। आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही इजीली सवाल है, क्योंकि पता है जब भी कोई भी कोल्ड चीज हमें अगर टच करती है तो क्या होता है, आप समझते हो। तो इसका आंसर बेसोडाइलेशन तो होगा नहीं, क्लियर, क्योंकि बेसल्स कभी भी डायलेट नहीं करती है कोल्ड एप्लीकेशन, वो क्या करती है, हॉट एप्लीकेशन उसको डायलेट करती है। कौन करती है, हॉट एप्लीकेशन। तो कोल्ड एप्लीकेशन में पहला ऑप्शन हट गया। वेंटिलेशन कोल्ड एप्लीकेशन से नहीं होगा, और हाइपरेमिया भी कोल्ड एप्लीकेशन से नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या जाएगा, प्राइमरी इफेक्ट पूछा है, तो प्राइमरी इफेक्ट में इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर यह क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन क्या होगा, तो आपका आंसर जाएगा बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वह है, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज कॉल्ड। फंडामेंटल का सवाल है। फीवर के कई टाइप हैं, उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तब हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होती है। जो टर्मिनोलॉजी हम समझ जाते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझ गए तो हम पूरा इसको सॉल्व कर देंगे कि टाइप्स ऑफ फीवर। अब पहले क्वेश्चन वापस समझ लेते हैं। द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज कॉल्ड। ऑप्शन इसने दिए हैं क्राइसिस, लाइसिस, फास्टिजियम और स्टेडियम। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, क्राइसिस, लाइसिस, फास्टिजियम और स्टेडियम। जो भी आपको आंसर आपका है आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा, मैं आंसर डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, उससे पहले ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसका पीपीटी मैंने तैयार किया है ताकि आप उसको लिख भी पाओ, और उसका स्क्रीनशॉट या सेव करके भी आप रख सकते हो, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। तो ये इसका आंसर आप लिखिए। मैं आपको बता देता हूं कि पहले हमको मतलब समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ फीवर में ये टर्मिनोलॉजी जो होती है इनका यूज क्या होता है, इन टर्मिनोलॉजी में कैसे अपना जो टेम्परेचर है वो वेरीज कर रहा है। वो टर्मिनोलॉजी हम जैसे ही समझेंगे आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ऑप्शन ये दिमाग में रखना, उसके बाद में हम ये समझते हैं। पहले टाइप्स ऑफ फीवर समझते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि टाइप्स ऑफ फीवर अगर हमारे समझ में आ जाएगा
तो टाइप्स ऑफ फीवर जैसे ही हमने समझा तो हम वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम आंसर निकाल देंगे। हालांकि इस पीपीटी में भी आंसर है तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या है। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है ऑनसेट और इन्वेजन। क्या होता है? ऑनसेट और इन्वेजन। अब मैं आप सब लोगों ने नर्सिंग करी हुई है, मेडिकल फील्ड से हो, देखो बिना मेडिकल फील्ड वाले को मैं पूछूंगा, हॉस्पिटल्स में जनरली मरीज हमारे पास में आते हैं, हम उनको पूछते हैं क्या बीमारी हुई है, तो वो एक ही आंसर करता है, सर बुखार चढ़ गया। क्या हो गया? फीवर हो गया। मेरा सवाल इतना सा है, फीवर क्या कोई बीमारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बुखार कोई बीमारी होती है या नहीं होती है? जो लोग मेडिकल से हैं उनको तो पता है कि फीवर क्या होता है, जो नॉन मेडिकल होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर बुखार हुआ है, बीमारी बुखार है, जबकि बीमारी बुखार होता ही नहीं है। फीवर एक सिम्टम है। क्या है? फीवर जो है वो एक सिम्टम है। फीवर इज नॉट ए डिजीज, यह बीमारी नहीं है। फीवर क्या है कि अगर मेरी बॉडी में कुछ हलचल हुई है, अगर मेरी बॉडी में कुछ हलचल हुई है या मेरी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आया है, या तो बैक्टीरिया है या वायरस है, ऐसा कुछ भी आया है, वो मेरे शरीर में अगर अंदर आया है, उसके साथ में अगर मेरी बॉडी रिएक्शन कर रही है, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको फीवर कहते हैं। यानी फीवर मुझे ये सिम्टम है, फीवर ऐसा सिम्टम है जो मेरी बॉडी में ये सिग्नल दे रहा है कि इस बॉडी के अंदर कोई ना कोई इंफेक्शन हो गया है। फिर आप पूछोगे कि सर वो सिम्टम दे रहा है तो लेकिन देता क्यों है, फीवर क्यों होता है? बैक्टीरिया और वायरस तो जो भी इन्फेक्शियस पॉजिटिव एजेंट है वो तो अंदर आ जाएगा शरीर में, लेकिन फीवर क्यों होता है? तो वो फीवर इसलिए होता है कि जैसे कि आप घर पे रहते हैं, अब घर पे रहते हो और सडनली आपका दुश्मन आपके घर पे आ जाए। अब आपको पता है कि सामने वाला हमको मारने ही आ रहा है या पीटने ही आ रहा है। अब मारने और पीटने ही आपको आ रहा है तो आप उसको ये तो नहीं करोगे कि आ जाओ भैया चाय पी लो या खाना खा लो या ये कर लो, ऐसा तो करोगे नहीं। आप क्या करोगे? अगर वो 2 आ रहे हैं तो हम भी 4 तैयार रहेंगे, हम भी 4 लोग तैयार रहेंगे उनको पीटने के लिए, तो वो दुश्मन भाग जाएगा। पहली बार में क्या किया कि आपने उस दुश्मन को भगा दिया, क्योंकि वो आए थे, वो कैसे आए थे? कम मात्रा में आए थे, तब हमें फीवर नहीं होता है। यानी कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर कम आया और वहां पर हमारे घर वाले, यानी मेरी बॉडी में वो घर वाले कौन होते हैं? WBCs होती हैं। कौन होती हैं? WBC, जिनका काम ही इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अगर उनके बस में रहता है तो वो खुद ही मारपीट करके भगा देते हैं, यानी वो ही उसको किल कर देते हैं, वही मार देते हैं उस इन्फेक्शियस एजेंट को, तो मेरी बॉडी में फीवर नहीं आता है। लेकिन अगर फीवर आ गया तो इस बार आपने 2 लोगों को 4 ने मिलकर भगाया, लेकिन अगली बार वो 10 लेके आया और आप 4 ही रह गए, तो ऑब्वियस सी बात है आप पिटोगे, आपको पीटा जाएगा। वही होता है कि अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट ज्यादा मात्रा में आ जाता है, या कैसा आ जाएगा, वो सीवियरिटी में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा मात्रा में आ जाएगा या सीवियरिटी में आ जाएगा, तो मेरी बॉडी में WBC, और वो जब वो फाइट कर रहे होंगे, और आपको पता है कि जहां टकरार होता है वहां गर्मी तो पैदा होती है, तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और टेम्परेचर अगर मेरी बॉडी में इंक्रीज हुआ तो उसी को तो मैं फीवर बोलता हूं। अगर मेरे शरीर का नॉर्मल तापमान से लेके टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उसी टर्म को कहते हैं अपन फीवर, सिंपल सी शब्द में। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो आप पढ़ लोगे कि मोर देन इतने डिग्री फ़ारेनहाइट से इतना अगर हो जाए, इतने डिग्री सेल्सियस से इतना अगर हो जाए तो उसको फीवर कहते हैं, लेकिन होता क्यों है? अब उसकी टर्मिनोलॉजी में हम जाते हैं, वो रहता है कि क्या फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है ऑनसेट और इन्विजन। ऑनसेट और इन्विजन यानी अभी स्टार्ट ही हुआ है। ऑनसेट और इन्वेजन का मतलब ही क्या होता है? स्टार्टिंग फेज। और उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर कह रहे हैं कि पीरियड when the body temperature is rising and it may be a sudden or gradual process। यानी ये वह पीरियड होता है जिसके अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, या तो एक साथ बढ़ जाएगा या धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ सकता है या एक साथ बढ़ सकता है, लेकिन टेम्परेचर अभी क्या हुआ है? बढ़ना स्टार्ट किया है। दैट टर्म इज कॉल्ड ऑनसेट और इन्वेजन। समझ गए? सेकेंड टर्म हमारी आती है, वो आती है फास्टिजियम और स्टेडियम। फास्टिजियम और स्टेडियम, ये अभी आपने ऑप्शंस में देखा था।
फास्टेजियम और स्टेडियम क्या होता है, होती तो सेम ही है टर्म, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। हालांकि कई बुक्स में इसको सेम ही बताया गया है, कई ने इसको अलग अलग बताया गया है। जहां तक मैंने समझा है, जहां तक मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं कि फास्टेजियम और स्टेजियम में क्या कह रहा है कि पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट ए हाई लेवल। यानी फास्टेजियम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो मैक्सिमम पे पहुंच गया, यानी मैक्सिमम डिग्रीज पे पहुंच गया, 105 डिग्री पे पहुंच गया, 104 डिग्री पे पहुंच गया, जो अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उस पे पहुंच गया, उसको बोलते हैं अपन फास्टिजियम। क्या बोलते हैं, फास्टिजियम। और स्टेडियम क्या है, अगर कांस्टेंट उसी पे हाई लेवल पे रह रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टेडियम। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं, कई बुक्स में आप ये भी पढ़ सकते हो कि दोनों एक ही होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मैंने समझा है वो यही है कि फास्टिजियम और स्टेडियम होता एक ही है, लेकिन सडन क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपके रीच हो गया मैक्सिमम लेवल पे और वहीं पे रह रहा है, दैट इज कॉल्ड फास्टिजियम और स्टेडियम। तो ये तो आंसर था नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, सडन डिक्रीज, यानी सडन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज है टेम्परेचर और मैक्सिमम पीरियड पे है, मैक्सिमम उस पे है, लिमिट पे। एक टर्म होती है आपकी डेफरवेसेंस और डिक्लाइन। कौन सी टर्म होती है, डेफरवेसेंस और डिक्लाइन। इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू द नॉर्मल। डेफरवेसेंस टर्म से ही समझ जाओ, डिक्लाइन यानी अब आपका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो टेम्परेचर कोई भी मेडिसिन आपने ली उसकी वजह से अब वो क्या कर रहा है, नॉर्मल आ रहा है। क्या आ रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। उस टर्म को हम बोलते हैं डेफरवेसेंस और डिक्लाइन। कौन सा बोलते हैं, डेफरवेसेंस और डिक्लाइन। नेक्स्ट है क्राइसिस। सबसे पहले आपका ध्यान शायद इसी पे गया होगा कि सर ने आंसर पूछा था, भाई क्या होगा आंसर, और यही आंसर है आपका, क्राइसिस। क्यों है, क्योंकि इसकी लाइन ही पढ़ना, लाइन क्या कह रही है कि द टेम्परेचर फॉल सडनली विद इन फ्यू आवर्स एंड टचेज नॉर्मल इज कॉल्ड क्राइसिस। क्या बोलते हैं इसको, क्राइसिस। यानी आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो सडनली फॉल्स करता है या तो विद इन फ्यू आवर्स में और टचेज नॉर्मल पे चला जाता है, उसको बोलते हैं क्राइसिस। अब कई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फिर डेफरवेसेंस और डिक्लाइन और फिर ये क्राइसिस है, इसका मतलब क्या हो गया। भाई डिक्लाइन के अंदर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन क्राइसिस, क्वेश्चन आपको देखो दोबारा से, क्वेश्चन फिर से समझना। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल। इस क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज नॉर्मल, क्या है, कहलाता है क्राइसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्राइसिस। अब नेक्स्ट उसमें एक दो टर्म और थी अपनी, उन टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। वो टर्म क्या थी, लाइसिस। एक टर्म आपके ऑप्शन में मिली थी, लाइसिस। लाइसिस का वैसे भी मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता तो टूटना है, लेकिन इसमें कैसे टूट रहा है लाइसिस में, इसमें आपका टेम्परेचर जिगजैग मैनर में कम होगा। कैसे होगा, जिगजैग मैनर में। जिगजैग का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड जिगजैग मैनर। घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, जिगजैग मैनर में। अगर जिगजैग मैनर में आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ता भी इसमें लगता है, इस टर्म को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं हम, लाइसिस। तो लाइसिस भी इसका आंसर नहीं था। एक होता है कांस्टेंट फीवर। एक कौन सा होता है, कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फीवर का मतलब होता है कंटिन्यूअस फीवर इन विच द टेम्परेचर varies not more than 2 degree between morning and evening and it does not reach normal for a period 2 days or weeks। देखो समझना, कांस्टेंट फीवर क्या कह रहा है कि आपका जो फीवर है वो तो रह रहा है, लेकिन जब मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर हम काउंट कर रहे हैं तो दोनों का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। यही कह रहा है, नॉट मोर देन 2 डिग्रीज बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मॉर्निंग में टेम्परेचर लेते हैं वो हमको कम लगता है, इवनिंग में टेम्परेचर ज्यादा लगता है। लेकिन अगर 2 या 3 डिग्री से ज्यादा नहीं है तो हम उस टर्म को बोलेंगे कांस्टेंट फीवर। कौन सा फीवर, कांस्टेंट फीवर। और वहीं से सवाल निकल जाता है या वहीं से दूसरी टर्म आ जाती है कि अगर ज्यादा हो, मोर देन 2 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको हम बोल देते हैं रेमिटेंट फीवर। कौन सा फीवर, रेमिटेंट फीवर। कंफ्यूज मत होना। अगर 2 या 3 डिग्री से ज्यादा दोनों में डिफरेंस आ रहा है, भाई मॉर्निंग में आपने लिया टेम्परेचर
तो मॉर्निंग में आपने टेम्परेचर लिया तो उसका 100.1 डिग्री आ रहा था, और आपने इवनिंग में लिया तो उसका क्या आ रहा था, 103 आ रहा था। ये हो गया रेमिटेंट। क्या हो गया, रेमिटेंट। लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर ये 102 ही आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, सुबह लिया 100 आ रहा है और तब लिया तो 108 या 102 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर। तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ऑनसेट और इन्वेजन क्लियर, स्टार्ट हुआ। फास्टिजियम और स्टेडियम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया और वहीं पे रह रहा है। डेफरवेंस और डिक्लाइन, पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू द नॉर्मल। क्राइसिस, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था, सडन फॉल होगा, सडन फॉल होगा। इसके अंदर भी ट्रू क्राइसिस होता है और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। एक तो होता है ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। उन पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम इसमें ऑप्शंस में भी क्या आता है, क्राइसिस ही पूछा जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब शायद अगर फीवर की टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाए तो वो टर्मिनोलॉजी को आप कभी भूलोगे नहीं, ये तो मेरा वादा है, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे। ये क्वेश्चंस आप वापस से फिर से कई बार कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। मैंने बार बार एक ही चीज़ कही कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप महान बनोगे या इस नर्सिंग को समझोगे। क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो ये यकीन जरूर है कि आप आसानी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको समझ पाओगे। इन क्वेश्चंस के बेस पे आप ये भी समझ पाओगे कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चंस जितने थे जो मैं अभी सॉल्व करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर के, उसके साथ में मैंने पहले ही बोला था कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज जो है, या हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको सफलता की प्रथम सीढ़ी से लेकर और अंत तक पहुंचाना। उस सफलता की सीढ़ी में अब तक हम, आपको भी पता है और जितने भी लोग मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के बारे में जानते हैं, कि हमारा जो बुक है वह बुक मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही फेमस है, और हम हमेशा टाइम टू टाइम समय की डिमांड के हिसाब से न्यू बुक किस सिलेबस के आधार पर हमें बनानी है वो हम रिकमेंड करते हैं, वो हम बनाते हैं, मटेरियल लाते हैं। हमारी जो टीम है, डेडिकेटेड टीम, वह बनाती है। और इसी के जैसे कि अभी आपको सबको पता है, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 7 जुलाई को ESIC का एग्जाम होने वाला है, जो कि पैन इंडिया लेवल पे होगा और जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं। तो उन्हीं को देखते हुए ESIC किस तरीके से एग्जाम ले सकता है, ESIC किस तरीके का पेपर बना सकता है, उसके ही थ्रू हमने एक पैकेज लॉन्च किया है। उस पैकेज के बारे में मैं बता देता हूं आपको। सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने ESIC UPSC का कॉम्बो बनाया है 3 बुक्स का। कितनी बुक्स का? 3 बुक्स का ESIC का कॉम्बो बुक हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर पहली बुक है मिशन परिचारिका। पहली बुक आपको दिख रही है, वो बुक है मिशन परिचारिका। मैं बता देता हूं आपको इनकी क्या खासियत है। मिशन परिचारिका, मिशन परिचारिका जो बुक है हमारी, वो कवर करेगी आपकी पूरी थ्योरी। जो भी थ्योरी पोर्शन है वो मिशन परिचारिका के अंदर सब कुछ है। हर पॉइंट्स इसके अंदर कवर किया गया है। जो भी पॉइंट्स आपको चाहिए वो पॉइंट्स इसके अंदर कवर किया गया है। हर बेसिक से लेकर और कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में सेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है मिशन परिचारिका। उसके साथ में हमने दिया है मिशन ओल्ड पेपर्स। ओल्ड पेपर्स के अंदर जितने भी मॉडल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वह सारे पेपर्स इसके अंदर हमने बना के दिए हैं विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पता चल पाए कि पेपर पैटर्न किस तरीके का होता है, किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर के दिमाग में चलते हैं और कैसे हमें ये एग्जामिनर कहां से कैसे टॉपिक लेके आता है, जो बहुत हेल्प करेगी। और थर्ड वन, हमने इस बुक का नाम निकाला है नॉरसेट बूस्टर। नॉरसेट बूस्टर हमने ये बुक तैयार की है
जो उसमें बूस्टर पॉइंट्स लिखे हैं वो बूस्टर पॉइंट्स लिखे हैं नॉरसेट के लिए, लेकिन नॉरसेट के साथ साथ में ESIC का भी कवरेज पूरा करेगी, क्योंकि उसके अंदर भी हमने सारे बूस्टर पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कई बार हमसे पढ़ते हुए मिस हो जाते हैं या कई बार हम कई कोचिंग्स में भी पढ़ लेते हैं, वो पॉइंट्स छोड़ दिए जाते हैं, वो सारे बेसिक पॉइंट्स A to Z तक इस बुक के अंदर रखेंगे। तो ये 3 कॉम्बो हमने यहाँ पर लॉन्च किए मिशन हाई ने, जो आप परचेज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, या तो हमारी वेबसाइट से जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई हुई है www.missionhighnurses.com, या आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स पर, या आप हमारी मिशन हाई की जो ऐप है वह डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हमने ESIC के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी हमने बेसिक सी कॉस्ट रखी है, वो कॉस्ट रखी है ओनली और 499। क्यों? क्योंकि अभी पता है कि स्टूडेंट्स का बहुत स्ट्रगल पीरियड होता है, बुक्स भी खरीदना है, कोचिंग्स का भी वो लेना है, हर किसी पे मैनेज नहीं होता, कई स्टूडेंट्स पैसे की वजह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बेसिक सी रेट हमने लिखी है 499, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज को हम 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं ESIC के लिए, जिस टेस्ट सीरीज का नाम है चैंपियन टेस्ट सीरीज। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में और 4 चांद लगा सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। इसी के साथ एंड में 2 लाइनें मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, उस लाइन से हो सकता है कि आप मोटिवेट हो, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ उन लाइन से, और इसी बदौलत मैं अब नर्सिंग ऑफिसर भी बन पाया। वो लाइन आपके सामने कर रहा हूँ, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपको समझ में आया होगा। आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहे, आप हमारे लाइव सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी समस्याएं, कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है, हम बाकायदा हमारी टीम के साथ में आपको सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ये लाइन मैं आपको समर्पित करता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्या? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की उस पत्थर पर, वो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, वो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। धन्यवाद। सादर प्रणाम।